22 दिसंबर 1964 रात के ठीक 11:55 पंबन रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 653 रवाना होती है। सवार हैं 115 यात्री। कोई अपने घर जा रहा है, कोई बच्चों से मिलने। एक बूढ़ी माँ अपनी बेटी के यहाँ दिवाली मनाने जा रही थी। एक नवविवाहित जोड़ा अपनी हनीमून से लौट रहा था। एक जवान सैनिक छुट्टी पर आ रहा था। उसकी माँ ने उसके लिए घर पर खीर बनाई थी। एक छोटा लड़का अपने पिता के लिए एक चॉकलेट लेकर बैठा था, जो उसने अपनी जेब खर्ची से खरीदी थी। उनमें से किसी को नहीं पता था कि अगले 10 मिनट में वे इतिहास नहीं बल्कि कयामत के गवाह बनेंगे। एक ऐसी रात जिसने भारत के नक्शे से एक पूरा शहर मिटा दिया। एक ऐसी लहर जिसने पलक झपकते ही एक पूरी ट्रेन को समंदर की गोद में पहुंचा दिया। एक ऐसा चक्रवात जिसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जितनी तेज रफ्तार से आज के राजधानी एक्सप्रेस दौड़ती है। नमस्ते। रियल फैक्ट्स की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे डरावने घोस्ट टाउन धनुषकोडी, जहां आज भी रातों रात बिना हवा के रेल की घंटी बजती है, जहां खंडहरों के बीच से महिलाओं के रोने की आवाजें आती हैं, जहां एक टूटा हुआ चर्च आज भी उस रात की गवाही दे रहा है। या फिर ये सब सिर्फ हमारा वहम है? तैयार हो जाइए एक ऐसी रात की सैर के लिए जहां विज्ञान और आत्मा दोनों सच लगते हैं। क्योंकि धनुषकोडी सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह एक सबक है, एक चेतावनी है और शायद एक अभिशाप भी। धनुषकोडी कोई साधारण गांव नहीं था। 1920 से 1964 तक यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री द्वारों में से एक था। कोलकाता के बाद यहां से श्रीलंका के तलमन्नार के लिए स्टीमर चलते थे। हर दिन सैकड़ों यात्री, व्यापारी, तीर्थयात्री और मालगाड़ियां इस रास्ते से गुजरती थीं। लोग कहते थे, धनुषकोडी देखो फिर मद्रास जाओ। इसलिए इसका नाम पड़ा छोटा मद्रास। यहां सब कुछ था। डकोटा होटल, जहां विदेशी मेहमान ठहरते थे, उस होटल की दीवारों पर आज भी अंग्रेजी में लिखे नामों के निशान मिलते हैं। सेंट एंथनी चर्च, जिसकी घंटी 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, वह घंटी आज भी वहां पड़ी है, जंग लगी हुई लेकिन बरकरार। रेलवे वर्कशॉप, जहां पूरे रामनाथपुरम जिले के इंजनों की मरम्मत होती थी। एक बड़ा मछली बाजार, जहां सुबह 4 बजे से ही हल्ला मच जाता था। मछुआरे अपनी नावों से ताजी मछली लेकर आते थे और व्यापारी दूर दूर से उसे खरीदने आते थे। धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन मद्रास धनुषकोडी रेलवे लाइन का अंतिम छोर था। यह लाइन 1914 में बनकर तैयार हुई थी। अंग्रेजों ने इसे बनवाया था ताकि श्रीलंका के साथ व्यापार को और तेज किया जा सके। स्टेशन पर हर रोज दर्जनों ट्रेनें आती जाती थीं। प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाले, फूल बेचने वाले और कूल्हे सब अपनी अपनी आवाज में चिल्लाते थे। भौगोलिक दृष्टि से भी धनुषकोडी अद्भुत था। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी। दोनों समंदर यहां आकर मिलते हैं आज भी। और यहीं से शुरू होता है राम सेतु, चूना पत्थर की एक पतली जंजीर जो भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। जब ज्वार कम होता है तो समंदर के ऊपर इन पत्थरों की कतार देखी जा सकती है, मानो कोई पुल आज भी खड़ा हो। लेकिन इस वैभव के पीछे एक चेतावनी भी छिपी थी। धनुषकोडी समंदर की गोद में बसा था, समुद्र तल से मुश्किल से 3 मीटर ऊपर। ज्वार भाटे में यहां का पानी सड़कों तक आ जाता था। स्थानीय लोग जानते थे, समंदर कभी भी गुस्सा हो सकता है। पर उस जमाने में किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन यही समंदर अपना हिसाब मांगेगा, और वह हिसाब इतना खौफनाक होगा कि सदियों तक याद रखा जाएगा। 21 दिसंबर 1964 सुबह के 8:30 बजे कोलंबो मौसम विभाग ने एक रूटीन चेतावनी जारी की। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक गहरा दबाव बन रहा है। लेकिन उन दिनों कोई उपग्रह नहीं थे, कोई डॉपलर राडार नहीं था, कोई कंप्यूटर मॉडल नहीं था। मौसम विभाग के पास सिर्फ कुछ बुनियादी उपकरण थे, बैरोमीटर, थर्मामीटर और समंदर के जहाजों से मिली खंडित रिपोर्टें। लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या आ रहा है। 22 दिसंबर सुबह 10 बजे चक्रवात ने भयानक रूप ले लिया था।
हवा की गति बढ़कर 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। समंदर में लहरें 10 फीट से बढ़कर 20, फिर 30, फिर 40 फीट तक पहुंच गईं। दोपहर 3 बजे चक्रवात रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से टकराने वाला था। मौसम विभाग ने लाल अलर्ट जारी किया, लेकिन उन दिनों अलर्ट का मतलब था एक तार भेजा जाना जो पहुंचता न पहुंचता। धनुषकोडी में कोई रेडियो नहीं था, कोई सायरन नहीं था। लोग अपने काम में लगे थे। मछुआरे समंदर से लौट रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे। शाम 4 बजे आसमान पूरी तरह काला हो गया। सूरज गायब था, लेकिन घड़ी में अभी दिन के 4 बजे थे। हवा में नमी इतनी अधिक थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। समंदर की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थीं और वे बिना टूटे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। ये वो संकेत था जिसे मछुआरे पहचानते हैं, लेकिन उस दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात के 11 बजे पूरा धनुषकोडी सो चुका था। बिजली नहीं थी, लेकिन आसमान में बिजली की चमक इतनी तेज थी कि पूरा शहर दिन जैसा उजला हो जाता था। और फिर अंधेरा। पंबन स्टेशन से ट्रेन नंबर 653 निकल चुकी थी। इंजन में था स्टीम लोकोमोटिव HGS 224। गाड़ी धीरे धीरे समंदर के किनारे किनारे चल रही थी। पटरियां समंदर से कुछ ही मीटर दूर थीं। लहरें पहले से ही पटरियों को छू रही थीं। ड्राइवर ने गति कम कर दी थी। वह सतर्क था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जो आ रहा है वह कोई साधारण लहर नहीं थी। 11:55। ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन से मात्र 300 मीटर पहले थी। ड्राइवर ने सीटी बजाई, स्टेशन मास्टर को संकेत देने के लिए कि ट्रेन आ रही है। वो सीटी कुछ सेकंड गूंजी और फिर एक 40 फीट ऊंची लहर बिना किसी आवाज के दौड़ती हुई आई। वो इतनी ऊंची थी कि उसके सामने ट्रेन एक खिलौने जैसी लग रही थी। लहर ने ट्रेन को उठाया, पहले इंजन, फिर पहली बोगी, फिर दूसरी, पटरी से उखाड़ा और समंदर की गहराई में फेंक दिया। 115 लोग। वो बूढ़ी मां जो अपनी बेटी से मिलने जा रही थी, उसकी गोद में मिठाइयों का डिब्बा था। वो नवविवाहित जोड़ा, उनके सूटकेस में शादी की फोटो एल्बम थी जिसे वे अपने नए घर ले जा रहे थे। वो जवान सैनिक, उसने अपनी मां के लिए शॉल खरीदा था जो अब समंदर में तैर रही होगी। वो छोटा लड़का, वो चॉकलेट जो उसने अपने पिता के लिए खरीदी थी, अब मछलियों का भोजन बन चुकी होगी। वो कंडक्टर जो अगले दिन अपने बेटे का जन्मदिन मनाने वाला था, उसकी जेब में एक छोटा सा खिलौना था। उनमें से किसी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। पानी का दबाव इतना था कि उनके फेफड़े पलक झपकते ही पानी से भर गए। ट्रेन की बोगियां इस तरह मुड़ गईं जैसे कोई कागज का टुकड़ा। लोहे के पहिए, सीटें, सामान, सब कुछ समंदर में बिखर गया। लेकिन सिर्फ ट्रेन ही नहीं, पूरा शहर। धनुषकोडी के घर, बस, चर्च, होटल, स्टेशन, बाजार, सब कुछ उसी लहर में बह गया। जो लोग अपने घरों में सो रहे थे, वे उठते उठते ही समंदर में थे। जो लोग बाहर थे, उन्हें बचने की कोशिश करते ही लहर ने दबोच लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो धनुषकोडी का नामो निशान मिट चुका था। 23 दिसंबर 1964 सुबह 6 बजे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, दृश्य बर्बादी का था। जहां कभी एक हसीन शहर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ समंदर था। पानी धीरे धीरे लौट रहा था, लेकिन अपने साथ ले जा रहा था लाशें, फर्नीचर, दरवाजे, खिलौने और तस्वीरें। बचे हुए लोग, वे जो ऊंची जमीन पर थे या पेड़ों पर चढ़ गए थे, बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था, वो किसी फिल्म का नहीं, बल्कि किसी दुःस्वप्न का था। रेलवे स्टेशन का नामो निशान नहीं था। चर्च की घंटी आधी रेत में दबी पड़ी थी। डकोटा होटल की दीवारें टूटी हुई थीं और उनमें से एक कमरे में अभी भी एक विदेशी पर्यटक का सूटकेस पड़ा था। उसका मालिक कभी नहीं लौटा। भारत सरकार ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया। नेवी के जहाज पंबन से रवाना हुए। सेना के जवान मलबा हटाने में लग गए। लेकिन समंदर इतना उग्र था कि पहले 2 दिनों तक कोई भी नाव धनुषकोडी के पास नहीं जा सकी। जब राहत दल पहुंचा तो उन्होंने केवल 14 शव बरामद किए। बाकी 101 लोग गायब। समंदर ने उन्हें कभी वापस नहीं लौटाया। कुछ शव बाद में श्रीलंका के तटों पर मिले,
200 किलोमीटर दूर। यह बताता है कि लहर कितनी ताकतवर थी। अगले कुछ दिनों में सरकार ने धनुषकोडी को निवास के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कोई नया निर्माण नहीं होगा, कोई सड़क नहीं बनेगी, कोई बिजली नहीं आएगी। शहर को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ परिवारों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। वे आज भी वहां रहते हैं, एक झोपड़ी में, बिना बिजली के, बिना पानी के। उनका कहना है, यह हमारी जमीन है, यहाँ हमारे पूर्वज दफन हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। धनुषकोडी सिर्फ 1964 में नहीं मिटा। इसकी कहानी रामायण काल से जुड़ी है, लगभग 7000 साल पहले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो विभीषण ने प्रार्थना की, प्रभु ये सेतु अब तोड़ दीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तब भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से इस सेतु को तोड़ा था। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा धनुषकोडी। धनुष यानी धनुष, कोडी यानी नोक या कोना। आज जिसे हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, वो असल में राम सेतु ही है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि ये पुल कभी जमीन से जुड़ा हुआ था, लगभग 5000 साल पहले। लेकिन एक चक्रवात या समुद्री हलचल ने इसे तोड़ दिया। रामायण में इसे राम के धनुष का चमत्कार बताया गया है। लेकिन एक स्थानीय किंवदंती यह भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब राम ने सेतु तोड़ा तो उन्होंने यह भी कहा, यह भूमि मेरी है, जब तक मेरा सेतु यहां रहेगा यह सुरक्षित रहेगी। जिस दिन इंसान इसका अपमान करेगा, इस जगह को समंदर में समा जाना पड़ेगा। अब विज्ञान इस पर हंस सकता है, लेकिन यह सच है कि धनुषकोडी का अंत उसी दौर में हुआ जब वहां अंग्रेजों के जमाने में भारी निर्माण शुरू हुआ। चर्च बनाया गया, बड़े होटल बने, रेल लाइन बिछाई गई, मानो इंसान समंदर को चुनौती दे रहा था। और फिर एक ही रात में सब खत्म। आज भी धनुषकोडी के पास रहने वाले बुजुर्ग कहते हैं, बेटा वहां रात को मत जाओ, समंदर आज भी गुस्सा है। जो लोग वहां मरे, उनकी आत्माएं अब भी बेचैन हैं। चाहे वह अभिशाप हो, चाहे भूगोल। एक तथ्य यह है कि धनुषकोडी भारत का इकलौता शहर है जिसे सरकार ने निवास के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। और एक और तथ्य, 2004 की सुनामी ने धनुषकोडी के बचे हुए खंडहरों को भी नहीं बख्शा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस जगह को बार बार मिटाना चाहती हो। अब हम एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या धनुषकोडी का विनाश सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर इसमें कोई और रहस्य छिपा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। 1964 का चक्रवात बंगाल की खाड़ी के इतिहास में सबसे शक्तिशाली चक्रवातों में से एक था। समुद्र का तापमान उस साल असामान्य रूप से गर्म था, हवा में नमी का स्तर रिकॉर्ड तोड़ था, और धनुषकोडी की भौगोलिक स्थिति समुद्र तल से महज 3 मीटर ऊपर ने तबाही को अपरिहार्य बना दिया। लेकिन यहां कई रहस्यमयी संयोग भी हैं। पहला संयोग, धनुषकोडी का विनाश 22 दिसंबर को हुआ, जो साल का सबसे छोटा दिन है। कई संस्कृतियों में इस दिन को मृतकों की रात माना जाता है। दूसरा संयोग, जिस रात चक्रवात आया उस रात चंद्र ग्रहण भी था। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है, खासकर समंदर के किनारे के शहरों के लिए। तीसरा संयोग, धनुषकोडी का निर्माण जिस दौरान हुआ, ब्रिटिश राज, उस दौरान कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया था। कहा जाता है कि सेतु के पास एक छोटा सा राम मंदिर था जिसे रेलवे लाइन बनाने के लिए हटा दिया गया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर तोड़ने से समंदर नाराज हो गया और उसने अपना गुस्सा 22 दिसंबर को उतारा। लेकिन विज्ञान यह भी कहता है कि 2004 की सुनामी ने जब तमिलनाडु के पूरे तट को तहस नहस कर दिया, तो धनुषकोडी के खंडहर और भी अधिक नष्ट हो गए, जैसे कोई यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि यह शहर फिर कभी न उठे। एक स्थानीय महिला जो अब 80 साल की है ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं उस रात बच गई क्योंकि मैं पेड़ पर चढ़ गई थी। मैंने अपने पूरे परिवार को बहते देखा। आज भी जब मैं रात को आंखें बंद करती हूं तो वह लहर दिखती है। वैज्ञानिक इसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन वह बूढ़ी औरत कहती है,
वो लहर कोई साधारण लहर नहीं थी, उसके अंदर एक चेहरा था। अब आप तय कीजिए, विज्ञान या अध्यात्म, किस पर विश्वास करना है? या फिर दोनों ही सच हैं? आज धनुषकोडी एक पर्यटक स्पॉट है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। वे तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। उनमें से अधिकतर ये भी नहीं जानते कि उनके पैरों के नीचे कभी एक जीवंत शहर हुआ करता था। आप वहां क्या देखेंगे? सेंट एंथनी चर्च, जिसकी एक दीवार अब भी खड़ी है और उस पर एक क्रॉस लगा है। रेलवे स्टेशन का बोर्ड जिस पर लिखा है धनुषकोडी, लेकिन वह आधा रेत में दबा है। पुराने होटलों के ढांचे जिनमें अब चमगादड़ रहते हैं। समंदर के किनारे बिखरे हुए चूना पत्थर के टुकड़े, जिन्हें लोग राम सेतु के पत्थर समझकर घर ले जाते हैं। लेकिन सबसे अजीब चीज है वहां का मौन। जब आप वहां खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। कोई पक्षी नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई गाड़ी नहीं। ऐसा लगता है मानो इस जगह ने बोलना ही छोड़ दिया हो। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, मानो कोई स्विच ऑफ कर दे। पर्यटक चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और सन्नाटा छा जाता है, इतना गहरा कि आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हैं। वहां रहने वाले कुछ मछुआरे हैं, शायद 10 से 15 परिवार। वे बिना बिजली के रहते हैं। उनके पास मोमबत्तियां और लालटेन हैं। पानी के लिए वे कुओं पर निर्भर हैं। जब सूरज डूबता है तो वे अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। उनका कहना है, रात का धनुषकोडी किसी के लिए नहीं है। रात के ठीक 11:55 पर, उसी समय जब 1964 में ट्रेन गायब हुई थी, मछुआरे बताते हैं, स्टेशन की तरफ से ट्रेन की घंटी बजती है। एक सीटी, ठीक वैसी ही जैसी स्टीम इंजन की होती है। वैज्ञानिक कहते हैं यह हवा के बहाव का शोर है जो पुराने खंडहरों से गुजरता है। लेकिन उस रात जब हवा नहीं चलती और सिर्फ घंटी ही नहीं, मछुआरे महिलाओं के रोने की आवाज भी सुनते हैं। एक महिला जो बार बार एक ही नाम पुकारती है, रामा रामा। कहते हैं कि वो उस बूढ़ी मां की आत्मा है जो अपने बेटे को खोज रही है। 2000 के दशक की शुरुआत में एक टीवी चैनल ने धनुषकोडी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उनकी टीम ने रात को वहां रुकने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे उनके रिकॉर्डिंग उपकरणों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बैटरियां पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई थी, हालांकि वे फुल थीं। अगली सुबह उनके कैमरे में कोई फुटेज नहीं थी, सब काला था। लेकिन ऑडियो ट्रैक में कुछ था, एक धीमी सी आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। स्थानीय लोग इन सब को EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वे ध्वनि तरंगे होती हैं जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन उनका असर होता है। घबराहट, सिरदर्द और भ्रम की कोई आवाज आ रही है। लेकिन फिर उन 101 गायब शवों का क्या, जो कभी नहीं मिले? क्या वे सब इंफ्रासाउंड हैं या फिर कुछ और? मैं आपको कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, धनुषकोडी सिर्फ एक भूगोल नहीं है, यह एक अनुभव है और हो सकता है एक चेतावनी। धनुषकोडी सिर्फ एक भूतिया शहर नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कितने क्षुद्र हैं। हम अपनी स्काईस्क्रेपर इमारतों, अपने बुलेट ट्रेनों, अपने AI और रोबोट्स पर गर्व करते हैं, लेकिन एक लहर, सिर्फ एक लहर, और सब कुछ मिट जाता है। प्रकृति ने हमें चेतावनी दी थी। धनुषकोडी समुद्र तल से महज 3 मीटर ऊपर था। लोगों ने उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया और आज हम वही गलती कर रहे हैं। तटीय शहरों में अंधाधुंध निर्माण, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता समुद्र स्तर। क्या आप जानते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सभी शहर समुद्र तल से मुश्किल से 5 से 7 मीटर ऊपर हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक समुद्र का स्तर 1 से 2 मीटर बढ़ सकता है। एक दिन कोई चक्रवात और हमारे महानगर भी धनुषकोडी बन सकते हैं। हम आपको डराने नहीं कह रहे, लेकिन सीखने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति से लड़ने की बजाय उसके साथ जीना सीखिए। उन संकेतों को पहचानिए जो वो हमें देती है। और हाँ, अगली बार जब आप रामेश्वरम जाएं, तो एक बार धनुषकोडी जरूर जाइए। वहां खड़े होइए, समंदर को देखिए और सोचिए,
उस रात उन 115 लोगों के दिल में क्या गुजरी होगी? उनकी आखिरी सांस कैसी रही होगी? उनके बचे हुए परिवारों ने उस दिन के बाद कैसे सांस ली होगी? धनुषकोडी हमें सिखाता है, जीवन बहुत कीमती है, लेकिन बहुत नाजुक भी। रियल फैक्ट्स हमेशा कोशिश करता है कि आपको सिर्फ जानकारी न दे, बल्कि एक अनुभव दे। धनुषकोडी की यह कहानी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह एक यात्रा है, एक एहसास है और उम्मीद है कि एक बदलाव भी। अब मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं, लेकिन मुफ्त में नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद धनुषकोडी जाकर वहां की रात का सच कैमरे में कैद करूं, उन मछुआरों से बात करूं, उस चर्च के अंदर रात बिताऊं और आपको असली फुटेज दिखाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करें। जितने ज्यादा लाइक्स, उतनी जल्दी मैं अपना बैग पैक करूंगा। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी घोस्ट टाउन का दौरा किया है? क्या आप धनुषकोडी जाना चाहेंगे? और सबसे जरूरी, क्या आपको लगता है कि वहां सच में आत्माएं हैं या सब वैज्ञानिक हैं? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि रियल फैक्ट्स पर आने वाले हर हफ्ते इतिहास के अनकहे किस्से, अनसुलझे रहस्य और वो सच आते हैं जो आपकी किताबों में नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ, प्रकृति का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वह बिना किसी चेतावनी के लौट कर नहीं आती।